हाँ जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, किस किस तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो देखिए, वैसे तो थोड़ा सा मैं आपको बेस बता देती हूँ कि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो फ़र्क होता ही है। कैसा फ़र्क? जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई जाती है, और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट ना कमाने वाली संस्था होती है। यानी कि उसका मेन उद्देश्य, जो मेन पर्पस होता है, वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि समाज की सेवा करना होता है। ठीक है, तो पक्की बात है कि ये जो संस्था है जो अपने अकाउंट्स बनाती है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनाती होगी, ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनाती होगी। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। लेकिन ये तो प्रॉफिट कमा ही नहीं रही, तो ये तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो फिर ये कौन सा अकाउंट बनाएंगे, ये दिमाग में सवाल आता है। और इसके अलावा ये क्या क्या और कौन से अकाउंट बनाएगी, इसके बारे में आज हमारा मेन टॉपिक हमारा यही है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसों का हिसाब किताब किस तरह से रखेगी। ठीक है, इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन पैसे का हिसाब किताब तो इसे भी रखना पड़ेगा ना, कि कहाँ से कितने पैसे आए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, उस वीडियो में आप जब पढ़ेंगे तो आपको मैंने बताया था कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पैसा आने के कौन से सोर्सेज होते हैं और पैसा जाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो जो पैसा आने और जाने का है उसका तो हिसाब रखना पड़ेगा ना। तो इन्हीं के लिए एक अकाउंट बनाए जाते हैं, जो भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीप्ट्स कहाँ से प्राप्त होती हैं और कहाँ उनको पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बारे में बात की थी ना। तो यहाँ पर भी मैंने ये लिखा है कि जो भी उसको रिसीप्ट होती है और जो भी उसको पेमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए उसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। उसके लिए देखो लिखा है मैंने कि जितनी भी कैश या बैंक में प्राप्तियाँ होती हैं और जितने भी भुगतान किए जाते हैं, इनके लिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो चलिए इसके पहले बेसिक्स देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी बच्चों, ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसकी ये साइड रिसीप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है इसकी। तो इसमें जितनी भी ये सारी पेमेंट्स लिखी हुई है, ये सारी पेमेंट्स लिखी हुई है। तो ये सारी पेमेंट्स में जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइटिंग, इन सब के जितने जितने पैसे पे किए हुए हैं, जितने भी पैसे जेब से गए हैं, वो सब लिखे हुए हैं, और ये जितने पैसे आपके पास आए हैं वो लिखे हुए हैं। आपने ये नहीं देखना, इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहले बनाया जाता है, ये बिल्कुल कैश बुक की तरह से होता है। इसमें आपने ये बिल्कुल भी नहीं देखना कि जो भी आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं कि वो इसी साल से रिलेटेड हैं या अगले साल से रिलेटेड हैं या पिछले साल से रिलेटेड है। बस आपने ये देखना है कि रिसीप्ट साइड आपने तब लिख देना है बस इसको कि आपको रिसीव हो गया ना, तो आपने लिख देना है। पेमेंट साइड आपने कब लिखना है कि अगर आपने पेमेंट दे दी है तो आपने लिख देना है। आपने ये नहीं देखना कि वो कौन से ईयर से रिलेट करता है। ठीक है, इसके बेस पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। अब ये देखिए, इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको इसके बेस पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। वो मैं अभी आपको आगे बता रही हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता कैसे है। मतलब आपको मैंने इसमें ये दिखाने की कोशिश करी है कि ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता किस तरह से है, किस तरह से बनाया जाता है। इसका यहाँ देखिए, पहले सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं इसको। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है 20,000 रुपये। अगर आपके पैसे बैंक में भी जमा है तो यहाँ कैश एट बैंक लिख दिया 35,000 रुपये। फिर साल के दौरान आपके पास सब्सक्रिप्शन होती क्या है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। पिछली वीडियो का लिंक मैंने नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है। ये सब्सक्रिप्शन के पैसे आपको लिखे हुए हैं, ये तीनों टोटल मिला के 2,65,000 रुपये रिसीव हुए हैं। यहाँ साफ लिखा है कि इसमें 30,000 रुपये पिछले साल से रिलेट करते हैं, 10,000 रुपये अगले साल से रिलेट करते हैं और 2,25,000 इसी साल से रिलेट करते हैं। तो ये टोटल आपको पैसे मिले हैं 2,65,000 रुपये आपको मिले हैं। ऐसी डोनेशन फॉर बिल्डिंग मिली है, ये एंट्रेंस फीस मिली है, ये सब कुछ आपको जो मिला है ये पैसे लिख दिए, और ये सारे वो पैसे हैं जो आपने पेमेंट करी है। लास्ट में आपके पास पेमेंट करने के बाद कैश इन हैंड बचा 23,400, कैश एट बैंक बचा है 70,000 रुपये। तो ये दोनों बैलेंसेस हमारे निकल आए हैं। तो इसके बेस पर ये हमें क्वेश्चन में 90% गिवन होता है, इसके बेस पर हमें
क्या बनाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि ये लिखा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए अब आगे सीखते हैं इसको। हाँ जी, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। डेबिट साइड रिसीप्ट लिखी जाती है, क्रेडिट साइड पेमेंट्स लिखी जाती है, और ये एक रियल अकाउंट होता है। इसके बेसिक्स जो हैं, इसके मेन पॉइंट जो हैं, ये भी आप अपने पास नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्या लिखे हैं इसके मेन पॉइंट्स। इसकी डेबिट साइड में जो भी रिसीप्ट्स लिखी जाती हैं, वे सभी जो लिखी जा रही है वो चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड हो, चाहे अगले साल से रिलेटेड क्यों ना हो, सबको लिखा जाता है। ऐसे ही पेमेंट्स भी होती हैं, चाहे वो जितनी भी पेमेंट्स आपने की है वो सब लिखी जाएंगी, चाहे वो अगले साल से रिलेटेड हो, चाहे पिछले साल से रिलेटेड हो, वो सब कुछ लिखी जाएंगी। मैं इसका आपको एक मतलब बता देती हूँ कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक बात समझाना चाह रही हूँ। मैंने कहा क्या है कि एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है जिसकी डेबिट साइड रिसीप्ट होती है और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है, ठीक है, क्योंकि एक रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि डेबिट साइड में जो रिसीप्ट लिखी जाती हैं उसमें आपको कहीं से जितने भी पैसे मिले हैं, चाहे 10 रुपये, चाहे 10,000 रुपये, चाहे 10 लाख रुपए, कहीं से जितने भी पैसे मिले हैं वो सब आपने लिख लेने हैं। और पेमेंट्स में भी जितने भी पैसे आपकी जेब से गए हैं वो सब लिख लेने हैं। आपने एक भी बार ये नहीं सोचना है उसमें लिखते समय कि जो ये पैसे इसमें लिखे जा रहे हैं कि क्या वो इसी साल की रिसीप्ट हैं या इसी साल की पेमेंट्स हैं, चाहे वो अगले और पिछले साल से रिलेटेड भी हैं, तब भी लिखनी है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, आप जरा सुनिए। देखो बच्चों, एग्जांपल क्या है, सपोज करो कि सैलरी जो है वो आपकी मंथली 10,000 रुपये है, ठीक है। तो अगर सैलरी मंथली 10,000 रुपये तो पूरे साल की बनेगी 1,20,000 रुपये ना। ये देखो 1,20,000 रुपये बनेगी आपकी 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ लिखा है मंथली है ये, ठीक है। मैं केस 1 ले रही हूँ। सबसे पहले केस 1 में मैंने क्या लिया कि बनती तो सैलरी 1,20 है, लेकिन हम बात करें कि सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000 रुपये, कि अभी फिलहाल ना 1,00,000 रुपये पे करे हैं और 20,000 रुपये भी रोक लिए हैं, अभी है नहीं पैसे, तो 1,20,000 रुपये आपके बने। उसमें से सैलरी पेड कितनी है, 1,00,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 20,000 रुपये बची। तो आपने ये देखना है कि आपकी जेब से पैसा गया कितना है। आपकी जेब से 1,00,000 रुपये गए हैं तो पेमेंट साइड सैलरी 1,00,000 रुपये ही लिखी जाएगी, जितनी आपकी जेब से गए हैं। चाहे जितने बनते हैं उसको नहीं ध्यान रखना आपने देखना कितने गए हैं उतने लिखने हैं, चाहे कम गए हैं चाहे ज़्यादा भी गए हों, ठीक है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो बेटा, केस 2 है। केस 2 में मैंने लिखा सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 रुपये। तो वही मैं बात कर रही हूँ कि सैलरी बनती कितनी है, 1,20,000 रुपये, लेकिन इस बार पे कितनी कर दी, 1,50,000। तो प्रीपेड सैलरी 30,000 रुपये, मतलब एडवांस पेमेंट कर दी होगी किसी को कि मतलब अगले साल कम कर देंगे। इस बार तो जेब से कितने पैसे गए हैं आपने ये देखना है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते समय हमें ये देखना है कि जेब से कितने पैसे गए हैं या जेब में कितने पैसे आए हैं। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितने लिखे जाएंगे भाई, 1,50,000, क्योंकि जेब से कितने गए, 1,50,000 रुपये। अब तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। हाँ जी, देखो मान लेते हैं कि सैलरी पे कितनी करी, 1,20 ही करी, बनती कितनी थी, 1,20 ही बनती थी, और पे भी 1,20 करी। तो अब सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,20 है, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग इस बार कुछ भी नहीं है। तो आप देखो अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितने लिखे जाएंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 1,20,000 रुपये ही शो किए जाएंगे, क्योंकि जेब से कितने पैसे गए, 1,20,000 रुपये गए। हाँ जी, टोटल आपके बन रहे हैं 3 अकाउंट, 2 अकाउंट आप बन रहे हैं, एक बैलेंस शीट आपकी बनती है। एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि डेबिट साइड रिसीप और क्रेडिट साइड पेमेंट लिखी जाती है, और उसके बेस पर ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार की जाती है। तो देखते हैं किस तरह तैयार होती है। हाँ जी, हमारा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया। अभी हमारा सेकंड स्टेप है, ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके पहले मैं बेसिक पॉइंट बता रही हूँ, अब जरा ध्यान देना शुरू करें बात पर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है, इसके डेबिट साइड एक्सपेंडिचर को शो किया जाता है। देखिए जैसे मैंने छोटा सा ऐसे बनाया हुआ है, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड शो किया जाता है और इनकम को क्रेडिट साइड। रिसीप्ट एंड पेमेंट में डेबिट में रिसीप्ट थी और क्रेडिट में पेमेंट थी, लेकिन इस बार जो आपने पे करे हैं एक्सपेंडिचर वो डेबिट साइड आ रहे हैं और जो इनकम है आपकी वो क्रेडिट साइड आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है, वो कैश बुक की तरह से होता है। बिल्कुल वो कैश बुक ना बना के, मतलब एनपीओ जो होती हैं वो कैश बुक नहीं बनाती, तो कैश बुक ना बना के वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेती हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना के वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। तो
तो यहाँ सारे एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इनकम लिखी जाएंगी। ये नॉमिनल अकाउंट होता है जिसके डेबिट साइड एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड इनकम शो की जाती है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब मैं आपको इस वीडियो की सबसे मेन बात बताने जा रही हूँ। सबसे मेन बात है, आप गौर कीजिए जरा बात पे। देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो जो ये मैंने लिखा है ना, इसको सुनते जाइए आप क्या लिखा है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो जितनी भी रिसीप्ट होती हैं या पेमेंट होती है उन्हें लिख दिया जाता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उतनी ही इनकम या उतना ही एक्सपेंडिचर लिखा जाएगा जितना उस ईयर से रिलेट करता होगा। देखते हैं हम एग्जाम्पल। देखिए जैसे उसमें भी अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि सैलरी पूरे महीने की बनती है 10,000 रुपये, तो पूरे साल की उस हिसाब से बनेगी कितनी, 1,20,000 रुपये। ठीक है या नहीं? ठीक है, 10,000 रुपये पर मंथ की बनेगी तो पूरे साल की 1,20,000 रुपये बनेगी। लेकिन सैलरी पे कितनी करी है साल में, 1,50,000 रुपये। अब पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर लेते हैं, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये रिसीप्ट साइड होती है और ये पेमेंट साइड होती है। रिसीप्ट साइड में आपने उतने पैसे लिखने हैं जितने आपकी जेब से गए। जेब से पैसे कितने गए, 1,50,000 रुपये। पेड कितने करे, ये पेड है ना, देखो ये पेड है। पेड कितने करे, 1,50,000, तो यहाँ आपने 1,50,000 ही लिखने हैं। लेकिन यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड आपने उतनी ही सैलरी लिखनी है जितनी इस साल से रिलेट करती है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000 रुपये। ठीक है, अब एक और कंडीशन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर सैलरी 1,50,000 की जगह 1,00,000 रुपये पे की गई, तब यहाँ कितने आएंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट में, भाई जितने जेब से गए 1,00,000 ही गए हैं जेब से, तो 1,00,000 ही आएंगे। लेकिन यहाँ कितने आएंगे, यहाँ तब भी 1,20,000 ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इस साल का रिलेटेड खर्चा तो 1,20,000 रुपये ना, हम ऐसे लिख देंगे कि 1,00,000 रुपये तो पे कर दिए और प्लस 20,000 रुपये जो आउटस्टैंडिंग है, अभी पे नहीं करे नहीं है लेकिन करने तो है ना। इसलिए इस साल का खर्चा कितना बनता है, 1,20,000 रुपये, चाहे आपने अभी पे करा और चाहे नहीं करा। देखो चाहे सैलरी कम पे की गई हो चाहे ज़्यादा भी पे की गई हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उतनी ही आएगी जितनी उस साल की बनती है। जैसे कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000 रुपये। अब एक चीज़ और समझने की है आपके लिए कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, देखिए उसी की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है। आप चाहे तो ये जो मैंने लिखा है इसको स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके आप अपने पास लिख सकते हैं, ताकि आपको लिखा हुआ भी समझ में आ जाए कि मैंने लिख क्या रखा है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो इसके लिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप ध्यान से सुनना, जितनी भी आपकी रिसीप्ट हुई हैं उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ये भी मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था। और जितनी पेमेंट्स हुई हैं उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये भी बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो देखिए कैसे बताया था, ये बताया था रिसीप्ट, ये बताई थी पेमेंट। पहले इसको देख लो, रिसीप्ट 2 तरह की बताई थी, रिवेन्यू रिसीप्ट, फिर बताई थी कैपिटल रिसीप्ट। ऐसी पेमेंट बताई थी, रिवेन्यू पेमेंट्स और कैपिटल पेमेंट्स बताई थी। ठीक है, ये क्यों डिवाइड करी है हमने, मैं बता रही हूँ आपको। अभी मैंने जो ऊपर ये लिखा हुआ था ये सब, इसमें मैंने आपको क्या कहा वो मैं समझा रही हूँ। देखो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आपने जो मैंने वीडियो सेंड करी है उसमें से बात को सुन के समझ के आपने क्या करना है कि आपकी जितनी सारी रिसीप्ट हैं उसको या तो इसमें या इसमें हिस्से में डिवाइड कर देना, कि जो रिसीप्ट हैं या तो भाई वो रिवेन्यू रिसीप्ट होंगी या वो कैपिटल रिसीप्ट होंगी। ऐसे पेमेंट में या तो वो रिवेन्यू पेमेंट होगी या कैपिटल पेमेंट होगी। तो अब ये डिवाइड मैंने क्यों करा, इनको अलग अलग क्यों करा है, हल्का हल्का पेंसिल से RR लिख लेंगे हम जब एग्जाम में बैठेंगे। तो जो R है यानी कि जो रिवेन्यू रिसीप्ट या रिवेन्यू पेमेंट्स है, इन्हें तो भेजेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। R से रिवेन्यू, R से रिपीटिंग नेचर की। और जो कैपिटल पेमेंट्स है, कैपिटल रिसीप्ट्स है, उन्हें बैलेंस शीट में भेजेंगे। देखो कैपिटल रिसीप्ट्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा, क्योंकि वो रिसीव किस लिए हुआ, क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। और कैपिटल पेमेंट्स किस लिए की गई, क्योंकि आपकी एसेट क्रिएट हो गई। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, एग्जांपल के मदद से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी बच्चों, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है आपका। इसमें मैंने आपको अभी जैसे थ्योरी में लिख के बताया कि रिसीप्ट साइड जितनी भी आपकी सारी रिसीप्ट हैं, इनको भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। कौन कौन सी रिसीप्ट, रिवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। और जो पेमेंट्स हैं इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, रिवेन्यू पेमेंट्स और कैपिटल पेमेंट्स। जो भी दोनों में से रिवेन्यू होगा यानी रिवेन्यू रिसीप्ट्स होंगे उसे इनकम साइड ट्रांसफर करना होगा आफ्टर एडजस्टमेंट, और जो पेमेंट्स होगी उसे
एक्सपेंडिचर साइड पेमेंट, एक्सपेंडिचर साइड ट्रांसफ़र करना होगा। तो हम देख लेते हैं कि अब हमारी इसमें से कौन कौन सी आपकी रिवेन्यू आपकी पेमेंट्स हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रिवेन्यू पेमेंट है, लाइटिंग आपकी रिवेन्यू पेमेंट है, रेंट एंड टैक्सेस रिवेन्यू पेमेंट है, टेलीफोन चार्जेस रिवेन्यू पेमेंट है, पोस्टेज कुरियर भी रिवेन्यू पेमेंट है, और वेजेस एंड सैलरीज भी, इंश्योरेंस प्रीमियम भी रिवेन्यू पेमेंट है आपकी। और परचेज ऑफ फर्नीचर आपकी कैपिटल नेचर का है, क्योंकि इसके अगेंस्ट आपकी एसेट क्रिएट हो रही है, और ये दोनों तो आपके कैश के क्लोजिंग बैलेंस है, तो आपके ऑलरेडी ही एसेट है, ठीक है। ये एसेट साइड ट्रांसफ़र होगा। लेकिन जिसके सामने मैंने आरआर लिखा है, अगर इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये एज इट इज़ उठा के आपने एक्सपेंडिचर साइड लिख देना है, ठीक है। ऐसी ही आपकी रिसीप्ट साइड है। रिसीप्ट साइड में आपने ये तो दोनों आपके ओपनिंग, ये तो दोनों आपके जो उसके बैलेंसेज हैं कैश के, और ये सब्सक्रिप्शन में से जो इस साल की सब्सक्रिप्शन है ये आपकी रिवेन्यू रिसीप्ट है, क्योंकि इसी साल से रिलेट करती है, और 30,000 रुपये पिछले साल से रिलेट करती है। ये आपकी पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, ये आपको इस बार रिसीव हुई है, तो ये आपकी रिवेन्यू पेमेंट नहीं हो सकती। और ये 10,000 भी अगले साल से रिलेट करती है, ये भी आपकी कैपिटल रिसीप्ट है। इसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज ऑल्सो कैपिटल रिसीप्ट। एंट्रेंस फीस जब तक कुछ स्पेशली नहीं मेंशन करा तो रिवेन्यू रिसीप्ट। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल रिसीप्ट। इंटरेस्ट आपका रिवेन्यू रिसीप्ट। लॉकर्स रेंट भी आपका रिवेन्यू रिसीप्ट है। तो अब मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ कि आपके जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें किस तरह से ट्रांसफ़र किया हुआ है। आप देखिए, इसी के बेस पर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना हुआ है। ये देखिए, वहाँ मैंने बताया था आपको कि ये आपका ये आपकी रिवेन्यू पेमेंट थी, ये भी रिवेन्यू पेमेंट, ये भी रिवेन्यू थी, ये भी रिवेन्यू, ये भी रिवेन्यू। इनकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई थी, इसलिए इनको एज इट इज़ उठा के यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, सब्सक्रिप्शन में सिर्फ वही लिखी गई है जो इस साल से रिलेट करती है। एंट्रेंस फीस लिख दी गई है और इंटरेस्ट लिख दिया, लॉकर्स रेंट लिख दिया। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए। और इस क्वेश्चन में भी आपको मैंने बैलेंस शीट नहीं बताई है, इसमें सिर्फ आपको अभी मैंने बताया है, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताया, इसके बेस पर जो आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, आप देख सकते हैं इसमें ये जो सारी टर्म्स उठा के इसमें लिख दी गई है। उसके बाद ये सरप्लस आया। ये सरप्लस कहाँ से आया? आपकी क्रेडिट साइड का टोटल करा 3,08,000 रुपये है। 3,08,000 में से यहाँ तक का सारा टोटल करके लेस कर दिया तो 1,18,400 रुपये बना। ये आपका क्या कहलाएगा? सरप्लस। ये आपका क्या कहलाएगा? देखिए, सरप्लस, क्योंकि इसको हम प्रॉफिट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है। तो ये सरप्लस कहलाएगा। अगर इसकी डेबिट साइड बड़ी होती, क्रेडिट साइड छोटी होती, तो ये डेफिसिट हो जाता, डेफिसिट। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में आज इतना ही। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इसमें से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इस टॉपिक से रिलेटेड पिछली वीडियो भी डाल रही हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।